दशमांश कुंडली में आपको निश्चित रूप से अवश्य ही सूर्य को और गुरु को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह निश्चित रूप से चाहे किसी भी लग्न का दशमांश बन रहा हो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हो, चाहे वो लग्न कुंडली में कारक होते हों या न होते हों। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों को आज के कार्यक्रम में ये बताने वाला हूं, जैसे आप लोग कई बार मैं जब बताने बैठता हूं लग्न नवमांश और दशमांश तो आप लोग घबरा जाते हैं कि ये किसी की कुंडली है। ये वस्तुतः तो है किसी व्यक्ति की ही कुंडली, पर मैं आज आप लोगों को लग्न के साथ नवांश और दशमांश कैसे देखा जाता है, किन किन मूलभूत चीजों को देखने की आवश्यकता होती है, कैसे इन्हें देखा जाता है और क्या क्या चीजों को ख्याल में रखना होता है लग्न नवमांश और दशमांश कुंडली को एक साथ देखते समय। बिना वक्त का नुकसान किए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा जानकारी रखता हो, मेरे पता नहीं इंस्टाग्राम पे मैंने 2 अकाउंट अलग से बनाए पर किसी से भी वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहे हैं। वो जा करके कुछ देर के बाद दिखता है कि आपके वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं, बाद में ट्राई करिएगा, ऐसा करके मैसेज आता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और 200 के करीब पोस्ट भी हो गए हैं, फिर भी पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, नेटवर्क स्लो है या पता नहीं, वीडियो तो अपलोड हो जा रहे हैं पर ये चीज़ होती है, पता नहीं क्या है। आइए आपको मैं यहाँ लेकर के आता हूँ। आप लोग YouTube पे रोज दिन देखा करिए कार्यक्रम। लग्न कुंडली में नवमांश, ये दशमांश मैंने यहाँ लिखा है, नवमांश को मैंने नीचे लिखा है। इसको थोड़ी देर के लिए आपको दिखाते चलूंगा कि कैसे आप एक साथ तीनों को कैसे देखें। सबसे पहले लग्न का अधिपति कौन बना है? शुभ ग्रह। लग्न का अधिपति दशमांश में कौन बना? वही सेम उसी भाव का अधिपति। अब आपको ये देख लेना होगा कि लग्न कुंडली में जो लग्न के अधिपति हैं वो कहाँ बैठे हैं। तो यहाँ गुरु की राशि में बैठे, अपने ही राशि में, और यहाँ पे वो दशमांश कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं वो गुरु, तो जाकर के मित्र की राशि में लग्न के अधिपति होकर के मित्र की राशि में बैठे हैं, और साथ ही साथ उसके ठीक पीछे शुक्र बैठे और ठीक आगे बुध स्वग्रही। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति दशम भाव में स्वग्रही बुध के साथ मंगल के साथ बैठे होने से यहाँ पे लग्न भी बलवान होगा, क्योंकि लग्न के अधिपति को लग्न मजबूती कर रही है, और दशम भाव के अधिपति या पंचम भाव के अधिपति भी जन्म कुंडली में, दोनों ही मतलब लग्न नवम और पंचम, ये तीनों ही प्रभाव अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि पंचमेश लग्न में, दशमेश दशम में और लग्नेश नवम में, ये स्थिति दशमांश कुंडली को मजबूती दे रही है। तो अब यहाँ पे ऐसे इसको समझना कैसे? आपकी कुंडली में लग्न के दशम स्थान का जो अधिपति, व्यक्ति की कुंडली का कर्म क्षेत्र कैसा रहने वाला है, उसके जीवन में कर्म क्षेत्र कैसे होने वाले हैं, इसका उत्तर, या फिर वो करियर में कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, कितनी भी ऊंचाई किसी भी क्षेत्र में, इसको समझना हो तो अगर लग्न कुंडली में जो लग्नेश बन रहे हो, नवांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में भी अगर वही लग्नेश बनते हो, या फिर यहाँ के त्रिकोण या यहाँ त्रिकोण के अधिपति इस कुंडली के लग्नेश या नवमांश के लग्नेश बनते हो, तो ये अच्छी कुंडली की एक आधारशिला रखी जा सकती है, या इसे अच्छी कुंडली का आरंभ कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो पंचम भाव के अधिपति हैं लग्न कुंडली में, वो नवांश कुंडली के लग्नेश बन जा रहे हैं, और वही बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि वहाँ पे वो उसी भाव के अधिपति होकर के वहीं बैठे भी हैं। इसका मतलब है कि ये एक मजबूत कुंडली का निर्माण कर रही है ये स्थिति। दशमांश कुंडली में जब आप देख रहे हैं तो यही जो यहाँ का लग्नेश बन रहा है, यहाँ का पंचमेश, इस कुंडली का कारक ग्रह, इस कुंडली का कारक ग्रह और इस कुंडली का भी कारक ग्रह, वो जन्म कुंडली में दिग्बली हो रहा है। इसका मतलब है कि ये भी स्थिति अच्छी बन रही है।
अब आते हैं कि व्यक्ति का करियर कैसा रहने वाला है। तो लग्न कुंडली के दशम भाव के अधिपति की स्थिति देखते हैं तो वो जन्म कुंडली में 11 नंबर में बैठे, और ये स्थिति व्यक्ति को खुद का व्यवसाय करने वाला बनाती है। अब दशमांश कुंडली में आपको यह देखना है कि लग्न कुंडली के दशम भाव के अधिपति की स्थिति दशमांश कुंडली में कैसी है। तो दशमांश कुंडली के दशम भाव के अधिपति दशम भाव में ही बैठे। इसका मतलब है कि यहाँ का जो दशमेश है वो यहाँ पे दशम भाव में ही बैठ रहा है, और उसके ठीक आगे चंद्रमा और ठीक पीछे गुरु, यानी कि दशमांश कुंडली का जहाँ भाग्य भाव भी शुभ कर्तरी में लगा है, वहीं दशमांश कुंडली का दशम भाव भी शुभ कर्तरी में लगा है, पीछे गुरु और आगे चंद्रमा। अब ये क्लियर ही बिल्कुल स्पष्ट हो रही है बात कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। दूसरे नंबर पे आप जब देख रहे हैं तो जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति तो दशम में बैठ गए, उसके ठीक आगे नीच के सूर्य बैठे हैं, जिनका नीच भंग तो नहीं हो रहा, परंतु यहाँ चंद्रमा और शुक्र का परिवर्तन अवश्य हो रहा है। चंद्रमा शुक्र की राशि में और शुक्र चंद्रमा की राशि में। ये स्थिति व्यक्ति को कई बार जीवन में कई चीजें कमजोर से शुरू करने के लिए मजबूर कर देती हैं, या कई बार थोड़ी बहुत कमजोरीपन से व्यक्ति के जीवन को आरंभ में देखा जाता है, जहां कई बार कम पैसों पे कई बार सहूलियत उठानी पड़ती है, या कई बार हो सकता है कि समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाने के लिए व्यक्ति को मजबूर होना पड़ता है, या कई बार कम पैसों पे भी कई प्रोजेक्ट उठाने पड़े हैं, या कई बार समझौता करना पड़ा है। ये परिवर्तन यही दिखा रहा है। और बहुत बार ऐसी भी स्थितियां जीवन में मिलेंगी जहां व्यक्ति के पास आई हुई चीज भी फिसल करके निकल गई है। हालांकि एक बात जो मैं इस कुंडली को देख करके ये भी कह सकता हूं कि अगर ऐसे दशमांश से आपका कभी भी पाला पड़ जाए जहां लग्नेश भाग्य में बैठे हों, शुक्र अष्टम में बैठे हों और जन्म कुंडली के दशम भाव की मजबूती देखी जा रही हो, तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में वो प्राप्त करने वाली चीज भी कई बार छूट जाती है, और जो चीज जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ना हो उसको भी वो कई बार प्राप्त कर लेता है। रैंडम एक्सिस यहाँ पे शुक्र करवा सकते हैं। अगर दशमांश कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में बैठ रहे हों तो आप इसका फलादेश ये कर सकते हैं। क्लियर हो रही हैं चीजें। उसके बाद दशमांश कुंडली में आपको निश्चित रूप से अवश्य ही सूर्य को और गुरु को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह निश्चित रूप से चाहे किसी भी लग्न का दशमांश बन रहा हो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो लग्न कुंडली में कारक होते हों या न होते हों, परंतु फिर भी आपको दशमांश कुंडली में सूर्य और गुरु को अवश्य ही देखना होगा। अगर उन दोनों की स्थितियां अच्छी बन रही हैं, किसी भी तरीके से वो बेहतर पोजीशन को प्राप्त कर रहे हों या कुंडली में कारक ग्रह के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हों, D10 चार्ट की बात कर रहा हूं, तो यकीनन आपको ये रख लेना चाहिए कि उनकी स्थिति जातक के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अगर उनकी स्थिति अच्छी बन रही है तो वो बेहतर व्यक्ति को बना सकती है। अगर आप इस दशमांश को देखेंगे तो जहां पहले ही मंगल दिग्बली हैं, बुध व्यक्ति को भद्र पुरुष की भांति बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का बना देते हैं, उसका व्यवसायिक नेचर जो है उसको कभी भी नुकसान में डालने के लिए मजबूर नहीं होने देता है और कभी भी उसे मजबूरी से युक्त होकर के जीवन नहीं जीना पड़ता है। साथ ही साथ एकादशवें भाव में सूर्य जो किसी भी भाव की कुंडली के लिए अति विशिष्ट कारक होते हैं, यहां व्यक्ति का काम कभी भी पैसे के कारण ना रुके, ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं, क्योंकि वहां पे चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति का संपर्क राजनीति के बड़े उच्चस्थ लोगों से भी होते देखा गया। क्योंकि मैंने इस पे एक कार्यक्रम करके बताई थी बात कि दशम स्थान के सूर्य और चंद्रमा एक साथ अगर बैठे हों, 12वें भाव में अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, या इन दोनों के निकटस्थ अगर सूर्य और चंद्रमा, जैसे अगर मान लीजिए सूर्य यहां बैठे होते, चंद्रमा यहां बैठे होते, सूर्य यहां बैठे हैं और चंद्रमा यहां बैठे होते, या चंद्रमा यहां बैठे होते, सूर्य यहां बैठे होते, चंद्रमा यहां बैठे होते, सूर्य यहां बैठे होते, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका निकटवर्ती होने का, ये भी जातक को कई बार राजनीतिज्ञ या राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला या राजनीति से जुड़ करके काम आगे बढ़ाने वाला बना देते हैं। ऐसी स्थितियां भी कई बार, क्योंकि सूर्य शासन और सत्ता का कारक होता है, गुरु व्यक्ति को
बलिष्ठ और मजबूत बनाने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में संपूर्णतया बड़े लोगों से, बड़े राष्ट्राध्यक्षों से, बड़े पद के लोगों से उसका जो है वो मिलाप करवा देते हैं। लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, और गौर से देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप दशम भाव की चर्चा करें तो निश्चित रूप से शनि को भी देखें। गुरु को देखा, दशम भाव को देखा और सूर्य को देखा, पर दशम भाव से अगर कहीं से भी संबंध शनि का बन रहा हो तो ये बात भी निर्विवाद रूप से लागू हो जाती है कि व्यक्ति के संबंध में हमेशा ही छोटे तबके के, मध्यम तबके के और बड़े तबके के में से सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति आरंभ 0 से शुरू किया है और अंत उसके शासन के उच्चतम स्तर पे बैठे लोग से भी संपर्क हो सकते हैं। ये शनि आपकी कुंडली में जो द्वितीय भाव का अधिपति होकर के दशम में देख रहा है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को पुरस्कार मिलने के संकेत मिलते हैं और व्यक्ति कई बार आरंभ से लेकर के अंत तक हमेशा ही कर्म क्षेत्र पे अपना वर्चस्व बना करके रखता है और छोटे से छोटे लोगों से उसकी आसानी से पकड़ होती है और ऊंचे से ऊंचे लोगों तक उसकी पहुंच होती है। ये अवस्था शनि दिखाएंगे और निश्चित रूप से यह स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। लग्न के बाद अगर दशमांश कुंडली की चर्चा करें तो आपने क्या देखी बात कि दशम भाव के अधिपति कैसे बैठे हैं, लग्न के अधिपति कहां बैठे हैं, दशम भाव पे कौन से ग्रह की दृष्टि है और एकादशवें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं या चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति कैसी है। एकादशवें भाव में सूर्य और चंद्रमा का योग और जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव वृषभ राशि का बनना, और यहाँ के अधिपति जो शुक्र हैं वो जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठ रहे हैं, जो व्यक्ति को मास लेवल पे, जो व्यक्ति कई बार ऐसी स्थिति में होता है जहां उसको जो अनएक्सपेक्टेड गेन करवा देते हैं और संपूर्ण भौतिकीय सुखों में रख करके व्यक्ति को कई तरीके से अपग्रेड करने वाला बना देते हैं। जब आप गौर करें तो इनकी कुंडली में अभी जो, अगर मान लीजिए, अब उसमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि व्यक्ति के ऊपर से दशा किसकी चल रही है। जो ग्रह दशा में है वो लग्न कुंडली के कौन से भाव का अधिपति है, दशमांश कुंडली में वो कौन से भाव का अधिपति है और नवांश कुंडली में वो कौन से भाव का अधिपति है। अब अगर मान के चलते हैं कि अगर ये कुंडली, जिनकी कुंडली मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं, अगर इनकी कुंडली में अभी शनि की दशा चलेगी तो सबसे पहले इस कुंडली में यहाँ के दशमेश होते हैं जो कहाँ बैठे, जन्म कुंडली में जा करके 8वें भाव में, और यहाँ पे वो जन्म कुंडली के द्वितीयेश होते हैं जहाँ चंद्रमा मकर के होकर के इस भाव को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे वो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति होकर के यहाँ बैठ रहे हैं, और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में व्यक्ति को देश सेवा के लिए और सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति का परिचायक व्यक्ति को बना देते हैं और व्यक्ति हमेशा ही लोगों की मदद के लिए तत्पर और तैयार होता है। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर झूठ का पाला भी पकड़ता है और कब कैसे किसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, किसको सिंहासन देना है और किसको कुर्सी देनी है, किसको कहाँ बिठाना है, ये गणित भी उसको बहुत अच्छे तरीके से आती है। ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली में शनि और मंगल का संबंध दशमांश कुंडली में बन जाए, आपके दशमांश कुंडली में अगर शनि और मंगल का संबंध बन रहा हो, जैसे कि यहाँ जिस स्थिति में बन रहे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो शासन सत्ता के साथ समकक्ष या उसके समतुल्य जाकर के काम करने वाला, और एक बार और कि अपनी बिरादरी का वो मालिक होता है, अपने बिरादरी में वो मालिकाना हक या मालिक के तौर पे जाना जाता है। दशमांश कुंडली पे मैंने एक कार्यक्रम पहले भी बहुत बनाया हुआ था। इसमें एक बात मैंने कही थी कि आपको अपने करियर में सिर्फ ये बात, अब जैसे एक और भी अच्छी बात है जो आपको बता दूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे दशम भाव के अधिपति कुंभ राशि के बैठे हैं, जो यहाँ लग्न कुंडली में ये दिखा रहे हैं कि व्यक्ति खुद का रोजगार स्थापित करेगा या खुद की कंपनी का खुद मालिक होगा, और यहाँ पे वो बात पुष्टित हो जा रही है कि दिग्बली मंगल के साथ बुध के बैठने से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी डंप नहीं करेगा, थ्रस्ट नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो मेंटेन करके रखेगा। पर यहाँ पे एक बात और भी होगी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बुध 6 नंबर में नहीं बैठे होते और यहाँ से उठ करके वो अगर मान लीजिए 3 नंबर में बैठ जाते, यानी कि वो यहाँ बैठ जाते, तब आपको ये बात देखनी होगी कि दशमांश कुंडली के जो दशम भाव के अधिपति हैं अगर 11 नंबर में बैठे हैं तो दशमांश कुंडली में अगर मान लीजिए बुध यहाँ बैठ जाते तो वो अपने भाव से कौन से भाव में जा रहे हैं, तो आपको गिनना क्या था, तो 11, यानी कि वो भाव जो दशम भाव के अधिपति हैं, ध्यान से समझिएगा,
दशम भाव के अधिपति जिस भाव में बैठे हैं वो दशमांश कुंडली में किस राशि में बैठ रहे हैं। मैं यहां से बुध को यहां हटा करके 3 नंबर में रख देता हूं। तब इसका फलादेश कैसे करेंगे कि 11 में बैठे थे तो कितने घर आगे गए, 11 से 1 2 3 4 5। अगर बुध दशमांश कुंडली में 3 नंबर में बैठेंगे तो अगर वही ग्रह जो दशमांश कुंडली में त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनाता हो लग्न कुंडली से, लग्न कुंडली में दशम भाव के अधिपति 11 नंबर में बैठे और दशमांश कुंडली में 3 नंबर में बैठे, यानी कि 11 से कितने घर आगे गए, 5 घर आगे। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे यहां तो वो वर्गोत्तम अपने ही राशि के हो रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहां वो कितने घर आगे बैठे हैं, 11 में बैठे थे और 6 में बैठे हैं यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि षडाष्टक में अगर चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रैंडम एक्सेस कराने के साथ साथ मिली हुई चीज को कई बार नुकसान में भी लेके चले जा सकते हैं। यानी कि अल्टीमेटली अंतिम में जहां पे व्यक्ति के हाथ में आई हुई चीज को भी कई बार नुकसान के तौर पे देखा जा सकता है। इस वजह से हमेशा ही व्यक्ति को अंतिम तक अपना अथक प्रयास किसी भी चीज को पाने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। यह दशमांश ये इशारा कर रहा है कि व्यक्ति अपने आप को कभी भी इस स्थिति में ले जा करके बिल्कुल ही न्यूट्रल ना कर दे कि अब मुझे वो चीज मिल जाएगी या फिर अब मैं उसका अधिकारी हो गया हूं। उसको हमेशा ही कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए अपने कर्मचारियों के प्रति या अपने जो निकटतम लोग हैं उसके प्रति। लेकिन ये बात चूंकि यहां लागू नहीं होगी क्योंकि यहां पे दशम भाव के अधिपति स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस वजह से जातक को इस चिंता से मुक्त मैं यहां पे कर सकता हूं। तीसरे नंबर पे दशमांश कुंडली में आपको हमेशा ही अपने दशमांश कुंडली के लग्नेश को देखना है, वो कहां बैठे हैं ये देखना है। साथ ही साथ दशमांश कुंडली में सूर्य और गुरु को देखना है। और तीसरे नंबर पे उस कुंडली के दशम भाव के अधिपति और दशम भाव में बैठे ग्रह को देखना है। एक बात और, अगर दशमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी हो और वहां कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ये और भी ज्यादा परिपक्व और परिपुष्टित दशमांश का निर्माण कर देती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के हमेशा ही शुद्ध, हमेशा ही शांत, हमेशा ही निर्विवाद और हमेशा ही खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला और संतोषी प्रवृत्ति को धारण करने वाला हो जाता है। लेकिन अगर पापग्रह की राशि नहीं बनी है, शुभ ग्रह की राशि बनी है और पापग्रह बैठा है, इसका मतलब ये निकलेगा कि व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति को धारण करते हुए जब तक जीवन में रहेगा तब तक कर्म बंधनों से बंधा रहेगा और हमेशा ही उसको छोड़ने और ना छोड़ने के बीच में एक गजब सी और अजीब सी दीवार बनी रहेगी। इसका मतलब होगा कि वो कई बार कभी व्यापार छोड़ूं या कभी व्यापार को पकड़ के रखूं, कभी अपने आप को स्वतंत्र कर दूं या कभी बिल्कुल ही चिपक के रखूं। ये भावनाएं जो हैं वो व्यक्ति को कभी भी दिमाग से निकलने ही नहीं देती और ना ही वो उसको कई बार उसको स्वतंत्रता इस चीज से देने देती हैं या लेने देती हैं। यानी कि ये बात कई बार व्यक्ति को असंतोषी प्रवृत्ति का बल या असंतोषी प्रवृत्ति का बनाने वाला बना देती है। ऐसी चीजें होती हैं। वहीं अगर दशमांश कुंडली में जो पंचम भाव के अधिपति हैं, अब व्यक्ति इस चीज को देखे कि क्या मैं अपने कर्म क्षेत्र में, जिस भी कर्म क्षेत्र में हूं, जहां जो मेरा करियर है, क्या मुझे वो रिकॉग्निशन मिलेगी, क्या मुझे वो प्रभाव विकसित होते हुए मैं देख रहा हूं। तो उसके अध्ययन के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि पंचम भाव की स्थिति कैसी है। तो पंचम भाव के ठीक पीछे शनि और पंचम भाव के ठीक आगे केतु बैठे हैं। इसका मतलब कि टेक्निकली व्यक्ति जो है वो हमेशा ही मजबूत होता रहेगा, उसके पास साहस की कमी नहीं होगी और उसके साथ अन्याय भी नहीं होगा, क्योंकि दशम भाव में ही दिग्बली होकर के पंचमेश इस कुंडली के लिए कारक ग्रह और बैठे हैं दशमेश के साथ। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जो रिकॉग्निशन है, व्यक्ति का जो परिणाम है वो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि इस भाव से पंचवें भाव में गुरु जैसा ग्रह और इस भाव से चौथे भाव में शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव भी जातक के पंचम भाव को परिपुष्टित कर रहा है, मजबूती दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का करियर कैसे ढलान पे जाएगा, किस तरीके से वो अप्रूव करेगा, किस तरीके से वो ऊंचाई को छुएगा और किस तरीके से अपने आप को किस लेवल तक ले जाकर के स्थापित करेगा, ये जानने के लिए आपको पंचम भाव पे विचार करना चाहिए। जहां पंचम भाव में वो रिकॉग्निशन
वो अगर दिग्बली हो, अगर मजबूत हो, केंद्र से अब वहीं पे अगर मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये मंगल यहाँ नहीं बैठे होते, चले जाते बाहर, 12 में चले जाते, या जन्म कुंडली में तीसरे में चले जाते, या जन्म कुंडली में दूसरे में चले जाते, या जन्म कुंडली में यहीं चले जाते, या जन्म कुंडली में यहाँ बैठ जाते, या जन्म कुंडली में यहाँ बैठ जाते, तो ये निगेटिव व्यक्ति के जीवन में निगेटिविटी या निगेटिव दर्शन कराने वाले या नकारात्मक प्रभाव देने वाले बन जाते। लेकिन चूंकि अगर आपकी कुंडली के दशमांश चैप्टर के पंचम भाव के अधिपति दिग्बली या केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाते हो, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति या गुरु और चंद्रमा जैसे शुभकर्त्री योग में फंस रहे हो या लग रहे हो, तो निसंदेह पंचम भाव आपको रिकॉग्निशन दे देगा। मतलब हमें कभी भी थकना नहीं है, हमें कभी भी हारना नहीं है, हमें कभी भी डरना नहीं है, हमें कभी भी किसी तरीके से अपने आप को सवालों के घेरे में नहीं लाना है। पर अगर दशमांश कुंडली में सूर्य नीच के हो रहे हो, जैसे कि हुए, नवमांश कुंडली में भी सूर्य जो हैं वो राहु से दृष्ट हैं, यहां भी सूर्य जो हैं वो राहु से और मंगल से प्रभावित हैं, यहां भी जो सूर्य बन रहे हैं वो स्थिर राशि में बैठ करके शनि जैसे ग्रह से, या फिर जन्म कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठ रहे हैं, और यहाँ के अधिपति शुक्र पराक्रम करा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सूर्य को बल देना होगा। और अभी की दशा के हिसाब से जो अगर राहु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है, उस दशा के अधिपति को प्रसन्न करने के लिए जो भी दशा के अधिपति है उसकी आराधना करनी चाहिए, या अभी के हिसाब से जैसे शनि जो है वो 2036 तक तो लाजवर्थ धारण करना चाहिए। ये बात आपकी कुंडली में बनती है। ऐसे दशमांश का अध्ययन अगर किया जाएगा तो निश्चित रूप से आप एक टेलीस्कोप की भांति जो दूरस्थ बैठे ग्रह हैं वो आपके करियर को कैसे अप्रूवल दे रहे हैं, कैसे आपके कुंडली को मजबूती दे रहे हैं, कैसे उसका फलादेश कैसे निकल करके सामने आता है, ये चीजें आपके जीवन को मालामाल कर सकती हैं या फिर कंगाल कर सकती हैं। ऐसे कुंडली को देखना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन कर देते हैं। अब आपको मैं गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 19वें श्लोक में अर्जुन ने बात कही है, आदि मध्य और अंत में आपका देख नहीं पा रहा, अनंत भुजाओं से आप युक्त हुए बैठे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बने बैठे हो, अनंत अनंत सूर्यों की जो रोशनी होती है उतनी रोशनी खुद में समाहित करके बैठे हैं आप। इसका मतलब है कि निस्संदेह आप ही सब कुछ हो, और मेरा ये भ्रम आपने दूर कर दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लग्न और दशमांश का अध्ययन कैसा रहा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग जल्दी ही थोड़े ही दिनों में और भी कुछ नई चीजें आपको चैनल पे लेके आने वाला हूं, उसका भी इंतजार कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।